सभी बच्चों को गुड इवनिंग और सभी बच्चों को जय हिंद, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं कल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ी सी तबीयत ठीक ना होने की वजह से कल मैं आपके सामने नहीं उपस्थित हो पाया था, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज एक बार प्लीज आप लोग शेयर कर लीजिए। क्या करें, जिंदगी है, समस्याएं हैं। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, लेकिन फिर भी जो उड़ सका वही जिंदा है। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, लेकिन फिर भी जो उड़ सका वही जिंदा है। उड़िए, उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़िए, दौड़ नहीं सकते हैं तो भागिए, भाग नहीं सकते हैं तो रेंगिए, लेकिन रुकिए मत, चलते रहिए। आइए हम लोग मैराथन हिस्ट्री को एक सीरीज में पढ़ रहे हैं। हालांकि नाम मैराथन है, लेकिन ठीक ठाक उसको हम लोग कर रहे हैं। अभी तक मुझसे जुड़ने वाले बच्चों में 6 बच्चे जुड़े। आनंद प्रताप सिंह, श्रीनेत और विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। संगीता यादव जुड़ चुकी हैं। अलका सिंह, सोनी कौशल, ये तमाम बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। एक बार आप लोग शेयर कर लीजिए और फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। हाँ, संख्या बढ़ रही है, बहुत बहुत अच्छा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग रोज की तरीके से। जैसे हमने शुरुआत इतिहास को, मॉडर्न हिस्ट्री आज पढ़ना था, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग कैसे समझेंगे, इसको थोड़ा सा एक फ्रेम में समझ लो कि अगर हम आधुनिक भारत इतिहास की बात करते हैं, अगर हम आधुनिक इतिहास की बात करें तो आधुनिक इतिहास में जैसे सबसे पहले तो हम यूरोपियों का आगमन देखते हैं। यूरोपियों के आगमन के बाद जितनी भी टॉपिक्स आपको मैं पढ़ाया हूं या जितने भी इंपॉर्टेंस टाइप हैं, उन सब को हम लोग इसमें समझने का प्रयास करेंगे। सोनू खुशी भी जुड़ चुके हैं। सोनू खुशी, हाँ ठीक है। आइए बच्चों शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पीछे हम लोग अब तक एंशिएंट और मेडुअल को हम लोग पढ़ चुके हैं। एंशिएंट और मेडुअल को पढ़ चुके हैं और आज शुरुआत करेंगे हम लोग इसकी, आधुनिक इतिहास की। आज हम लोग शुरुआत कर लेंगे आधुनिक इतिहास की। आज हम लोग शुरुआत कर लेंगे आधुनिक इतिहास की। देखिए, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, इसकी शुरुआत तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से होती है। आपसे क्रम पूछा जाता है, यूरोपीय यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम आपसे पूछा जाता है कि भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों का क्रम क्या है। तो इसमें आपको एक ट्रिक हमने बताया था, पुड अडेफ्रा। तो सबसे पहले पहले अक्षर को केवल ले लिया गया, कोई ऐसी ट्रिक है नहीं। पहले अक्षर को ले लिया यहाँ पे, पहले और देखिए, पहले पहले अक्षर को ले लिया गया है और एक ट्रिक बन करके तैयार हो जाएगी। तो ये सीरीज से हो जाएगा। कब कौन सी कंपनी आती है, इस बात को आप ध्यान देंगे। जैसे पहले पहले अक्षर को अगर हम ले लें, ऐसे ऐसे अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो पुड अडेफ्रा बनेगा। और इसमें जैसे पुर्तगाली याद रख लेना है, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। बस इतना ही सीरीज आपको याद रखना है। अगर इतनी बातें आप याद रख रहे हैं तो आप इसको कर पाएंगे। सबसे पहली बात, जैसे भारत में पुर्तगालियों, जो पश्चिमी देश हैं, पूर्वी और पश्चिमी को समझने के लिए क्या करेंगे, अगर भारत का मैप आप अगर दुनिया के, विश्व के मैप को अगर आप ध्यान में रख रहे हैं, तो जो स्पेन वाला एरिया है, जो पुर्तगाल का एरिया है, उन तमाम एरिया से भारत में
भारत की स्थिति जो है वो पश्चिम में पड़ेगी, सॉरी पूरब में पड़ेगी, क्षमा चाहते, पूरब में पड़ेगी। यहाँ पे पश्चिमी एरिया है और यहाँ से जब भारत की तरफ ये आते थे तो ये पूरब पड़ता था, पूर्वी एरिया पड़ता था। और ये अफ्रीका वाले एरिया से ये घूम करके ऐसे भारत आने के लिए नए भौगोलिक मार्गों की जरूरत पड़ गई। शुरुआत में हमने आपको बताया था, यहाँ पे हालांकि नहीं, जो क्लास रेगुलर आप लोग किए हैं उसमें हमने आपको बताया था कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था और इसी अधिकार के तहत अब कुस्तुनतुनिया का मतलब इस्तांबुल है, कुस्तुनतुनिया का मतलब इस्तांबुल, इस्तांबुल तुर्कों का अधिकार हो गया। और जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो पश्चिमी देश जो पूरब आते थे, जैसे अरब सागर, अरब की खाड़ी से आते थे या वदरलाल सागर से आ रहे हैं, तो तीन ही मार्गों का तो कुल प्रचलन था। पूरब और पश्चिम के बीच जुड़ने के लिए तीन मार्ग थे। एक तो स्थली मार्ग हुआ करता था, एक स्थली मार्ग हुआ करता था और दो समुद्री मार्ग हुआ करते थे, फारस की खाड़ी वाला मार्ग और लाल सागर वाला मार्ग। इन्हीं तीन मार्गों से तो पश्चिमी देश पूर्वी देशों की तरफ व्यापार करने आते थे। और आने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि पश्चिम में इतना ज्यादा ठंडा प्रदेश है, पश्चिम में इतना ज्यादा ठंडा प्रदेश है कि उनके लिए, जैसे हमारे भारतीय एरिया में आप अगर देखें तो भोजन की सामग्री बड़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और उसको हम लोग संरक्षित भी कर लेते हैं। लेकिन ठंडे प्रदेशों में भोजन इतने अच्छे पैमानों पर उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण ये लोग पूर्वी देशों से, जैसे भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन तमाम एरिया से मसाले का, गरम मसाले का व्यापार करते थे, गरम मसाला लेकर के जाते थे और अपने खाद्य पदार्थों पर उसका एक लेप लगा करके उसको संरक्षित कर देते थे, तो वो सुरक्षित लंबे समय तक भोजन का सेवन करते थे। तो एक सबसे बड़ा जो कारण था कि पश्चिमी देश के लोग पूर्वी देश की तरफ आते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वो मसाले का व्यापार करना चाहते थे, गरम मसाले का व्यापार करना चाहते थे। और उस गरम मसाले के व्यापार में तीन मार्गों को जो हमने बताया, उन तीन मार्गों से ये लोग आते थे। और हुआ ये कि 1453 में जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार किया, जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार किया तो अब ये रास्ता प्रतिबंधित हो गया, बैन हो गया उनके लिए। तो अब पश्चिमी देशों में जैसे स्पेन, स्पेन और पुर्तगाल, स्पेन और पुर्तगाल दो ऐसे देश थे जो एकदम इन व्यापार से बहिष्कृत हो गए। और जब इस व्यापार से बहिष्कृत हो गए तो नए भौगोलिक मार्गों की खोज प्रारंभ हुई। इसमें आप जानते हैं कि बार्थोलोमो डियाज भारत की तरफ आता है, कोलंबस भारत की तरफ आता है। लेकिन 1498 जिस व्यक्ति को आने में सफलता मिली नए मार्गों को खोजने में, वो व्यक्ति था पुर्तगाल का, जिसका नाम बताया जाता है क्या, जो डच एक व्यापारी था जिसका नाम बताया जाता है क्या। आगे हम लोग देखते हैं, एक से क्रम क्रम करके चीजों को समझते हैं। देखिए, पुर्तगाली राजकुमार प्रिंस हेनरी के सतत प्रयासों से पश्चिमी देशों और पूर्वी देशों के बीच भौगोलिक मार्गों की खोज का कार्य प्रारंभ हुआ। इसीलिए पुर्तगाली राजकुमार प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर की उपाधि धारण दी। इसी कारण प्रिंस हेनरी ने द नेविगेटर की उपाधि धारण की। भौगोलिक मार्गों की खोज करने के लिए इसने, भौगोलिक मार्गों की खोज करने के कारण ही इसने एक उपाधि धारण की थी, जिसको हम लोग द नेविगेटर की उपाधि के नाम से जानते हैं। और जब ये द नेविगेटर की उपाधि धारण करता है, द नेविगेटर की उपाधि धारण करता है, और आगे हम देखें कि पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमो डियाज, सबसे पहला प्रयास हम कह सकते हैं कि बार्थोलोमो डियाज के द्वारा किया गया, जो 1487 ईस्वी में, जो 1487 ईस्वी में उत्तमाशा अंतरीप से वापस जाता है। उत्तमाशा, उत्तमाशा अंतरीप, ये जो, ऐसे जानते हैं हम कि ये अफ्रीका वाला जो एरिया है, अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं, जिसको बोला जाता है केप ऑफ गुड
गुड होप, जिसको बोला जाता है केप ऑफ गुड होप, तो सबसे पहली बार जब बार्थोलोमो डियाज जाता है नए मार्गों की खोज करने के लिए, तो ये इसी उत्तमाशा अंतरीप से अथवा केप ऑफ गुड होप से वापस चला जाता है, जिसे इसने नाम दिया था तूफानी अंतरीप, जिसे बाद में जिसको बाद में केप ऑफ गुड होप अथवा उत्तमाशा अंतरीप के नाम से जाना गया। लेकिन अगला जो कदम बढ़ता है वो 17 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप को अर्थात उत्तमाशा अंतरीप को पार करता हुआ ये भारत पहुंचता है। लगभग कुल 90 दिन की यात्रा ये तय करता है भारत पहुंचने के लिए। वास्को डिगामा कालीकट के कड़कडाबू बंदरगाह पर उतरता है, और जहां पर अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। दो बात यहां पे याद रखना कि जब वास्को डिगामा भारत पहुंचा तो वहां पर अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखना कि जब वास्को डिगामा भारत पहुंचता है तो किसने उसका विरोध किया था, तो अरब व्यापारियों ने उसका विरोध किया था, जो बहुत पहले से ही कासिम के जमाने से ही यहाँ पर आकर के बस चुके थे। जो कासिम के जमाने से मीर कासिम जो बताया था ना, कासिम भारत पर आक्रमण किया था मेडुआ में, तो उसी जमाने से, ठीक है। तो ये बात याद रखना, किस कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था, ये बात भी आपको याद रखना है। कालीकट को ही कड़कडाबू कहा गया है, ठीक है, और अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया। लेकिन वहां के एक हिंदू शासक जमोरिन, जिसकी उपाधि थी, जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे कि यहाँ से वास्को डिगामा यहाँ से जड़ी बूटी और मसालों का व्यापार करता है, औषधियों का व्यापार करता है, जिसमें उसे ले जाकर के 60 गुना का मुनाफा हुआ था, या 60 गुने का लाभ हुआ था, उसको 60 गुना का फायदा हुआ था। कोमल सोनी कह रही है कि आवाज बहुत कम आ रही है, एक सेकेंड। अब जरा सा देखिए, अब देखिए आवाज ठीक हो गई है। सर उन्हें कैसे पता कैसे चला कि गरम मसाले से खट्टी पदार्थ सुरक्षित रहती। अब ये तो भाई अजीब सवाल है, उनको कैसे पता चला कि गरम मसाले को लगाने से? अरे भाई ये बहुत प्राचीन काल से होता आ रहा है, ये बहुत प्राचीन काल से होता आ रहा है। और आपको पता होगा कि जो औद्योगिक क्रांति हुई है या जो नए नए इनोवेशन किए गए हैं, वो सब पश्चिमी देशों की देन है। जो विज्ञान का विकास हुआ वो पश्चिमी देशों में सबसे पहले हुआ। हालांकि भारत तो प्राचीन काल से विज्ञान के दृष्टिकोण से प्रखर रहा है, लेकिन फिर भी जिसे हम मानते वो पश्चिमी देशों से पहले शुरू हुआ था। यस सर, अब ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। अलका भी आ चुकी हैं, कोमल सोनी, वंदना मौर्य भी जुड़ चुकी हैं, संजू बाबा भी जुड़ चुके हैं, विनोद कुमार, कोमल सोनी, और पीछे के बच्चे तुम्हारे पास थे ही, सबका नाम लेना अभी ठीक नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो वास्को डिगामा व्यापार करके वापस जाता है तो उसमें 60 गुना का फायदा इसको होता है। कितने गुना का होता है? 60 गुने का फायदा होता है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि कितने गुना का फायदा हुआ, तो 60 गुने का फायदा हुआ था। एक चीज और आप याद रखेंगे कि 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आया था, और 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी, इस बात को समझेंगे आप, ठीक है। कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। आगे बढ़े। अब एक देखो, जब वास्को डिगामा वापस जाता है तो अब वास्को डिगामा के वापस जाने के साथ इलाहाबादी ब्लेंडर का नाम रख देते हैं यार आप लोग।
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 तक पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था। इसके बारे में एक बात आपको केवल याद रखना है कि डी अल्मीडा को भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कहा जाता है। डी अल्मीडा को भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कहा जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला, इसने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा इसने शांत जल की नीति लागू किया था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति को लागू किया था, इसको आप याद रखेंगे। ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति, दो बातें यहाँ पे हमने आपसे की हैं। पहली बात तो डी अल्मेडा के बारे में क्या है कि भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय था। एक बात नोटिस करेंगे, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? डी अल्मेडा था। दूसरी बात क्या है कि डी अल्मेडा ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू करने वाला कौन सा पुर्तगाली वायसराय था? तो डी अल्मेडा था। इसके बाद भारत में अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है, और अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है जिसे भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। पुर्तगाली सत्ता का क्या मानते हैं भाई? वास्तविक संस्थापक मानते हैं। और इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था, इस चीज को भी ध्यान देंगे। भारत में पुर्तगाली वास्तविक सत्ता को जिसने स्थापित किया था, भारत में वह व्यक्ति जिसने आगे बढ़िए। दूसरी चीज, एक चीज ध्यान देंगे आप, यहाँ पे कि डी अल्मीडा के बारे में एक बात याद रखना है कि भारत में वास्तविक, कह सकते हैं कि पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसने आदिल शाही सुल्तान से बीजापुर को अपने अधिकार में ले लिया था। कब? तो 1510 ईस्वी में। ठीक है, 1510 ईस्वी में। और इसी के साथ साथ आगे एक पॉइंट और आप देखेंगे कि भारत में पुर्तगालियों को स्थायी बसाने के लिए इसने भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो अल्बुकर्क से तीन बात याद रख सकते हैं। पहली बात ये कि डी अल्मेडा पुर्तगाली सत्ता का भारत में वास्तविक संस्थापक है। दूसरी बात कि 1510 ईस्वी में बीजापुर को इसने छीन लिया था, किससे? आदिल शाही सुल्तान से। ठीक है, बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से इसने गोवा को छीन लिया था, इस बात को आप याद रखेंगे। बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से इसने गोवा को छीन लिया था, और बाद में गोवा पुर्तगालियों की राजधानी भी बनती है। जो पहले कोचीन थी वो बाद में, अभी देखेंगे आपकी गोवा राजधानी हो जाती, लेकिन ये बात की बात है। अभी आपको डी अल्बुकर्क से तीन बातें याद रखनी है केवल। पहली बात तो ये कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। दूसरी बात, 1510 ईस्वी में इसने गोवा को छीन लिया जो आदिल शाही शासकों के हिस्से में था। और तीसरी बात याद रखना है कि अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए इसने प्रोत्साहित किया था। तो तीन बात याद रखना, सभी बच्चों ध्यान से सुन लो बात, कि जिस हम लोग अल्बुकर्क को पढ़ रहे हैं ना, हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? अल्बुकर्क को। एक बार बोलो कि तीन बात क्या क्या याद रखोगे। पहली बात, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन? बोलो अल्बुकर्क, बोल दो ना, बोलो अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन? अल्बुकर्क। भारत में भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किसने किया? अल्बुकर्क। क्या बोलेंगे? अल्बुकर्क। और एक तीसरी बात कि 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लेता है, या कौन व्यक्ति जिसने गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य का हिस्सा बनाया? तो वो होगा कौन सा? अल्बुकर्क होगा। ठीक है, वो कौन सा होगा? अल्बुकर्क होगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़े। अगला गवर्नर आया पुर्तगालियों की तरफ से, जिसका नाम था नीनो डी कुन्हा। 1529 से 38 के आसपास रहता है। और ये सरकारी कार्यालय कोचीन से हटा करके कहां पे? गोवा हस्तांतरित कर देता है। ये अभी इसके पहले हमने चर्चा किया था।
इसके पहले हमने चर्चा किया था कि कोचीन पुर्तगालियों की राजधानी थी, जो अब कहाँ हो गई है, जो अब कहाँ हो गई, तो गोवा हो गई है। ठीक है, कहाँ हो गई है, गोवा हो गई है पुर्तगालियों की राजधानी। अब कहाँ पे हो गई है, तो गोवा पे हो गई है। एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिए, एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिए, थोड़ी संख्या बढ़ाइए भाई देखने वालों की। आगे बढ़िए, कुछ एक बातों को हम लोग समझ लेते हैं कि भारत में गोवा गोवा भारत में पुर्तगाल राज्य की औपचारिक राजधानी बन गई किसके समय, नीनो दा कुन्हा के समय। तो इसके समय की केवल दो बात आप याद रख सकते हैं, नीनो दा कुन्हा के समय की दो बातें याद रखेंगे। एक तो इसने कोचीन के स्थान पर गोवा को पुर्तगाल की राजधानी बना, पुर्तगाल का मतलब पुर्तगाली कंपनी की, ठीक है, पुर्तगाल का मतलब कंपनी की। आगे देखेंगे कुछ एक विशेष पॉइंट को अगर हम देखें, कुछ एक अगर और हम विशेष पॉइंट को अगर देखने का प्रयास करें, तो यहाँ पे पुर्तगालियों के संबंध में एक बात आपको याद रखनी है कि पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहने लगे। ठीक है, पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहने लगे, क्योंकि सागरी व्यापार पर इनका अधिकार या एकाधिकार बड़े पैमाने पर हो गया था। अब ये किसी भी व्यक्ति से अब ये किसी व्यक्ति से जैसे कार्टज पुर्तगाली ले रहे हैं, कार्टेज, ठीक है, कार्टेज ले रहे हैं और कार्टेज ले करके फिर उनको व्यापार की अनुमति दे रहे हैं, कार्टेज ले करके उनको व्यापार की अनुमति दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से सागरी व्यापार पर पुर्तगालियों का व्यापक महत्व स्थापित हो गया था, पुर्तगालियों का व्यापक महत्व स्थापित हो गया था। पुर्तगालियों के योगदान को लेकर के पूछा जाता है, जैसे भारत में तंबाकू की बात हो, तंबाकू, आलू, मक्का, ये सब भारत में पुर्तगालियों की ही देन है। मतलब भारत में तंबाकू की खेती किसने शुरू किया था, पुर्तगालियों ने। भारत में आलू कौन लाया, पुर्तगालियों ने। इसके अलावा भारत में पपीता, अनानास, पपीता, अनानास, संतरा संतरा और मूंगफली, ये सब सारी चीजें पुर्तगालियों के द्वारा भारत में इंट्रोड्यूस की जाती हैं। भारत में इन सब चीजों को लाने का श्रेय पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, आगे हम लोग हाँ एक बात और देखेंगे कि भारत में पुर्तगालियों के द्वारा ही पहली बार छपाई मशीन, ठीक है, या छापा खाना, इसी को कहते हैं छापा खाना। भारत में छापा खाना स्थापित किया था किसके द्वारा, सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा ही। भारत में छापा खाना सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा ही शुरू किया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक हो गई, आगे अब देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं जिसका नाम है डच व्यापारी। तो पुर्तगालियों के संदर्भ में हमने देखा, अब आगे हम लोग देखेंगे डचों को। दो तीन चार बातें हैं प्रमुख प्रमुख बातों को जिसको याद रखना आवश्यक है, उन्हीं बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जिनको याद रखना आवश्यक है हम लोग उन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि डच नीदरलैंड या हॉलैंड की नागरिकता डच कहलाती है। पहली बात तो यह है कि नीदरलैंड अथवा हॉलैंड की नागरिकता डच कहलाती है। ठीक है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड इसकी कंपनी का नाम था, जिसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी, जिसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। और इसमें शुरुआत में कुल 65 लाख का गिल्डर वहां की एक मुद्रा थी, 65 लाख गिल्डर इसमें लगाया गया था। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री की स्थापना होती है। 1605 ईस्वी में पहली डच फैक्ट्री की स्थापना हो गई थी और 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से समझौता करके यहाँ पर मद्रास, चंद्रगिरी के राजा से समझौता करके पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री को स्थापित किया गया था। और 1616 में डचों के द्वारा भीमलीपट्टनम में और उसके बाद चिंसुरा में, फिर कोचीन में तमाम फैक्ट्रियों को स्थापित किया गया था, तमाम फैक्ट्रियों को स्थापित किया गया था। आगे देखें, हाँ एक बात ये याद रखना है आपको कि डचों ने पुलिकट में
अपने स्वर्ण के सिक्के माने सोने के सिक्कों को ढाला, जिसे पैगोडा कहते हैं। तो डचों के द्वारा ढाले गए सोने के सिक्के को क्या कहते हैं? पैगोडा कहते हैं। सोने के सिक्के को पैगोडा कहते हैं। इस बात को ध्यान देना, पूछा गया कि पैगोडा क्या है, तो डच सोने के सिक्के को पैगोडा कहते हैं। डच सोने के सिक्के को पैगोडा कहते हैं। अब देखिए भाई, आपका नाम ही ऐसा है कि उसे हम भरी सभा में नहीं ले सकते हैं। आगे देखेंगे, डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय वस्त्रों को, ध्यान से देखना, भारतीय कपड़ों की बात हो रही है, उसको महत्व दिया। हाँ, एक ध्यान रखना कि भारतीय कपड़ों को या भारतीय वस्त्रों को व्यापार की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को दिया जाता है। और एक बात और आप याद रखेंगे कि 1759 ईस्वी में डचों ने बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को बेदरा के युद्ध में पराजित कर दिया था। ठीक है, 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। बेदरा का युद्ध हुआ और इस बेदरा के युद्ध में एक तरफ तो इसमें अंग्रेज थे और दूसरी तरफ इसमें डच थे। तो इस युद्ध में डच पराजित हुए और इसमें अंग्रेज विजयी हुए। और इसी के बाद कहा जाता है कि बेदरा के युद्ध के बाद से ही व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिकार बढ़ जाता है और इसके कंपटीशन भारत में कम हो जाते हैं। व्यापारिक तौर पर ये लोग ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आ गई अंग्रेजों की। तो इंग्लैंड की महारानी, देखो अंग्रेजों के बारे में हमें समझना क्या है, अंग्रेजों के बारे में हमको ये समझना है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने घोषणा पत्र जारी किया था 31 दिसंबर सन 1600 में। 31 दिसंबर सन 1600 में एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसके हिसाब से गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया अर्थात गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन एंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। तो आपसे डेट पूछ ली जाती है, डेट इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 31 दिसंबर को। तो शुरुआत में इसको 15 वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति दी गई थी, लेकिन आगे 1609 के चार्टर के तहत जेम्स प्रथम ने इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था और बाद में उसको 3 साल की पूर्व सूचना पर कभी भी उसको भंग किया जा सकता था। ठीक है, 3 वर्ष की पूर्व सूचना पर कभी भी भंग किया जा सकता था। आगे देखते हैं। इसके बाद एक चीज ये है कि विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के आगरा दरबार में उपस्थित हुआ था और इसी हॉकिंस को 400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी। 400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी। 400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी। इस बात को आप याद रखना। ये तो बार बार पूछा गया कि हॉकिंस किसके दरबार में उपस्थित हुआ था, हॉकिंस किसके दरबार में आया था। तो हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। हालांकि जब हॉकिंस वहां से चला था तो जहांगीर नहीं बल्कि इसने अकबर के नाम का पत्र लेकर के यह चलता है, अकबर के नाम का पत्र लेकर के यह आता है। लेकिन अकबर तो मर चुका था 1605 ईस्वी में। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी, आने में उसको 1608 हो गया था। तो जब ये पहुंचता है तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ अर्थात सलीम के दरबार में उपस्थित हुआ था। ठीक हो गई बात। 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन इसके पहले ही 1611 में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोठी को स्थापित कर लिया था। अब यहां से आपसे पूछा जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया, तो सूरत आप बताएंगे।
ठीक है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया पहला कारखाना कहाँ था? पहला कारखाना कहाँ था? तो आप बताएंगे सूरत। ठीक है, सूरत बताएंगे। आगे बढ़े। हाँ, एक बात यहाँ पे और याद रखेंगे कि 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक के बदले किराया लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया था, क्योंकि पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन ब्रेगेंजा। पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन ब्रेगेंजा। कैथरीन ब्रेगेंजा। और अंग्रेज राजकुमार थे, अंग्रेज राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय, इन दोनों में विवाह हुआ था और इसी विवाह के फलस्वरूप, चूंकि यहाँ पे जो मुंबई वाला या बंबई वाला प्रांत था ये तो पुर्तगालियों के पक्ष में था, लेकिन विवाह के तहत एक समझौता हुआ और दहेज के रूप में बंबई दे दिया गया। दहेज के रूप में बंबई दे दिया गया किसको? दहेज के रूप में बंबई दे दिया गया किसको? चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स द्वितीय को दे दिया गया था, उसी की बात कर रहा है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। बाद में 1833 में एक चार्टर जारी किया जाता है कंपनी के द्वारा, तो कंपनी का जो बहुत बड़ा नाम था उसे शॉर्ट करके ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया जाता है। नाम उसका ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया जाता है। ठीक है, अब इसी को हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानेंगे। जो अब तक बहुत बड़ा नाम आप सुन रहे थे, उस नाम को 1833 के चार्टर के तहत बदल करके छोटा कर दिया गया। 1833 चार्टर के तहत नाम छोटा कर दिया गया। अंग्रेजों के बाद भारत आने वालों में एक नाम मिलता है फ्रांसीसियों का, और फ्रांसीसियों के समय फ्रांस के सम्राट लुई 14वें थे, जिसके समय उनके प्रसिद्ध मंत्री हुए जिसका नाम था कोलबर्ट। और कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जिसे कंपनी द इंड कंपनी ऑफ ओरिएंटल के नाम से जानते हैं। जिसको कंपनी ऑफ ओरिएंटल के नाम से जाना जाता है, फ्रांसीसी कंपनी को। ठीक है, तो फ्रांसीसी कंपनी को भारत में प्रयास जो किया गया पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने में, कोलबर्ट के प्रयास से किया गया है। भारत में या पूर्वी देशों के साथ जो फ्रांसीसियों को व्यापार देने की बात की गई थी, व्यापारी लाभ करने की बात की गई थी, वो कोलबर्ट के प्रयास से हुआ था, जो लुई 14वें का एक मंत्री था। लुई 14वें का एक मंत्री था। ठीक है, तो इनको पूर्वी देशों से व्यापार करने की अनुमति मिली थी, और बाद में ये फिर भारत में भी आते हैं। बाद में ये लोग भारत में भी आते हैं। अब यहाँ पे देखें कि फ्रांसीसियों के द्वारा भारत में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई थी। इस बात को आप याद रखेंगे कि फ्रांसीसियों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे, तो 1668 में सूरत में स्थापित की गई थी। और दूसरी कोठी इनकी 1669 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। ठीक है, मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। आगे देखेंगे, एक सेकंड बालको।
देखो, अब हम ये देखेंगे कि जब भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो जाती है, या ये कह सकते हैं कि जब अंग्रेज विभिन्न तरीके से भारत के तमाम क्षेत्रों में जब भारत में तमाम क्षेत्रों से ये अपने व्यापारिक साम्राज्य को स्थापित कर लेते हैं, अपने व्यापारिक जब ये अपने व्यापारिक साम्राज्य को स्थापित कर लेते हैं, तो अब इनका साम्राज्य भारत में टकराना शुरू होता है। अब इनका साम्राज्य भारत में विभिन्न जो भारतीय क्षेत्र हैं उनसे टकराना शुरू होता है, और उस टकराहट का नतीजा ये हुआ कि अब भारत में जो अंग्रेज हैं ये अपने जब साम्राज्य का चारों तरफ विस्तार करेंगे, ये अपने साम्राज्य का जब सभी दिशाओं में विस्तार करेंगे तो टकराहट की स्थिति आएगी। तो इसी में एक राज्य था मैसूर, जिससे कर्नाटक के युद्ध हुए हैं। आगे देखेंगे तमाम तरीके से समस्याएं हैं। अब मुख्य मुख्य पॉइंटों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे देखें कि कर्नाटक के युद्ध होते हैं, और कर्नाटक के युद्ध के साथ साथ ही भारत में जो अंग्रेजी सत्ता कायम हो जाती है, और बंगाल में अंग्रेजों का एक बेहतर साम्राज्य का विस्तार हो जाता है। तो बंगाल के कुछ एक नवाबों को अगर हम देखें, उनके समय के कुछ प्रमुख अगर बातों को हम लोग देखने का प्रयास करें, कुछ अगर प्रमुख बातों को हम लोग समझने का प्रयास करें, तो एक व्यक्ति है सिराजुद्दौला के बारे में एक दो बातें हम लोग समझ लेते हैं कि सिराजुद्दौला जो हैं ये 1756 से लेकर के 1757 के आसपास ये रहते हैं गद्दी पर, और इनके गद्दी पर बैठने के साथ ही साथ संघर्ष होता है। इनके साथ के जो लोग हैं, जैसे इनकी मौसी हैं, देखिए ये केवल रिवीजन क्लास है, जैसे ये क्लासेस खत्म होंगी उसके बाद चैप्टर वाइज पूरा जीएस आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें एक हिस्ट्री भी होगा, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, साइंस, ज्योग्राफी, सब का बदला लेगा तुम्हारा फैजल। ठीक है, सारी बातें, सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई जाएंगी। ये मैराथन क्लास उन बच्चों के लिए जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, फ्रेशर के लिए नहीं है, ये रिपीटर्स के लिए है। हाँ, अगर फ्रेशर्स देख रहे हैं तो उनका फायदा ही है इसमें। इसके बाद आप फ्रेशर नहीं बचे रहेंगे, कुछ ना कुछ चीज आप सुने रहेंगे, सीखे रहेंगे। ठीक है, तो मैराथन में भी मैं बहुत डीप में ही लगभग चीजें ले जा रहा हूं। मैराथन को भी लगभग बहुत मैराथन टाइप का नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सिराजुद्दौला नवाब बनते इसे अपने शत्रुओं का सामना करना पड़ा, और जिसमें इसकी मौसी थी घसीटी बेगम, और एक इसका विरोधी था जिसका नाम था शौकत जंग। ठीक है, सिराजुद्दौला ने मनिहारी के युद्ध में शौकत की हत्या कर दी थी, एक बात याद रखना। और इसी के साथ साथ इसमें एक बात और देखेंगे, हाँ, अलीनगर की संधि पूछी जाती है, केवल डेट इसका याद रखना आप लोग कि अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुआ था। ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी यह संधि, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह संधि हुई थी। और एक घटना आपको याद रखना है बंगाल से जुड़ा हुआ, जिसे ब्लैक होल की घटना कहते हैं, जिसे आप लोग ब्लैक हॉल की घटना कहते हैं, या इसी को काल कोठरी की घटना बोली जाती है।
इसी को काल कोठरी की घटना बोलते हैं, काल कोठरी की घटना। इसमें कहानी ये है कि जब सिराजुद्दौला कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है, सिराजुद्दौला कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है, बाद में सिराजुद्दौला के जो अमीर, उसके जो अधिकारी हैं, जैसे दीवान दुर्लभ राय इत्यादि, ये लोग अंग्रेजों पर कलकत्ता पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करवा देते हैं। तो मजबूरन विवश होकर के इसको अलीनगर की संधि करनी पड़ती है। तो अलीनगर की 2 संधियां हुई हैं। अलीनगर की एक पहली संधि हुई है, उसके बाद दूसरी संधि जिसे पूरक संधि के नाम से जानते हैं। जो 20 जून की घटना एक बताई जाती है, कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज सेना को पकड़ करके 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने अंग्रेज अधिकारियों को 146 अंग्रेज अधिकारियों को एक कमरे में बंद कर दिया, और अगले दिन जब उसको खोला गया तो उसमें से बहुत कम लोग बचे थे। और यही जो घटना है, यही घटना हम लोग इतिहास में काल कोठरी के नाम से जानते हैं। तो आपसे काल कोठरी अथवा ब्लैक होल की घटना अगर पूछे तो आप डेट याद रखेंगे, 20 जून को हुआ था। 20 जून को काल कोठरी की घटना घटित हुई है, बंगाल के इतिहास से संबंधित है। प्लासी का युद्ध आप लोग जान रहे हैं कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। कई बार मैं आपसे प्लासी और बक्सर के युद्ध की चर्चा करता रहता हूं। तो प्लासी, कुछ बातें इसमें से देखते हैं कि 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का कमान सिराजुद्दौला की तरफ से सिराजुद्दौला का नेतृत्व मीर जाफर कर रहे थे। मतलब एक तरफ मीर जाफर और दूसरी तरफ अंग्रेज की सेना थी। लेकिन सिराजुद्दौला की हार हुई थी, क्योंकि मीर जाफर, दीवान दुर्लभ राय और ये जगत सेठ इत्यादि लोग अंग्रेजों से मिल चुके थे और एक षड्यंत्र के तहत उसका धोखा उसके साथ किया गया। षड्यंत्र के साथ एक धोखा किया गया था, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। तो सिराजुद्दौला के पक्ष से मीर मदान और मोहन लाल 2 इसके सेनापति थे जो बहुत ही वीरतापूर्वक लड़ते हैं। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। बंगाल में नदिया जिला है और गंगा या भागीरथी नदी कह सकते हैं, वहीं पर प्लासी नामक गांव था, मैदान था, वहीं पर युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, बंगाल के नदिया, पलास का पौधा आप जानते होंगे, पलास बहुत ज्यादा होता था इसीलिए पलासी नाम उसका पड़ गया। पलास बहुत होता था इसलिए नाम उसका पलासी पड़ गया। एक बात याद रखेंगे कि मीर कासिम ने मुंगेर में तोपों को निर्मित करने वाला या तोड़दार बंदूक बनाने के लिए कारखाना स्थापित किया था। अगर आपसे पूछे कि बंगाल के किस एक नवाब ने मुंगेर में तोप और तोड़दार बंदूक का मतलब है कि पहले जो बंदूकें बनती थी उस बंदूक में जो गोली लगती थी वो डायरेक्ट लगाई जाती थी, उसमें तोड़ने की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन बाद में जब बंदूक निर्मित कराई गई उसकी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए, तो तोड़दार बंदूक, यहां से नली ऐसे टूट जाती थी तब गोली लगाई जाती थी। इस तरह से तोड़दार बंदूक को मीर कासिम के द्वारा मुंगेर में स्थापित किया गया। मुंगेर बिहार में है। मुंगेर कहां पे है? बिहार में है। आगे बढ़े, बक्सर के युद्ध की चर्चा करें तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ है। तो इसमें मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला देखिए, जो बक्सर का युद्ध है
बक्सर के युद्ध में 3 लोग शामिल होते हैं, एक तो अवध का नवाब है, और एक इसमें बंगाल का नवाब है, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये 3 लोग हैं इसमें, मतलब एक तरफ बंगाल है, दूसरी तरफ इसमें से अवध है, और तीसरी तरफ इसमें शाह आलम है जो मुगल बादशाह है। इस युद्ध में हेक्टर मुनरो से तीनों के तीनों लोग, बक्सर के युद्ध में भारतीय तीनों की जो संयुक्त सेना थी, ये 3 के तीनों पराजित हुए थे, ये 3 के तीनों पराजित हुए थे। ठीक है, तो ये चूंकि ये बक्सर नामक स्थान पर लड़ा गया था, ये बक्सर नामक स्थान पर लड़ा गया था जिसमें अंततः अंग्रेजों की विजय हुई थी, और ये अंग्रेजों की तरफ से एक निर्णायक युद्ध था। कहा जाता है कि जिस जिस काम को प्लासी के युद्ध ने प्रारंभ किया था, प्लासी के युद्ध में जो चीज शुरुआत हुई थी उस पर मुहर लगा दी थी बक्सर के युद्ध ने। जिस काम की शुरुआत, शैलेंद्र कुमार गुड इवनिंग, हिंदी की क्लास चलती है सर? हाँ बिल्कुल हिंदी की क्लास चलती है, और हिंदी की क्लास की टाइमिंग आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। शायद अभी 11 बजे क्लासेस चल रही थी, लेकिन एक बार फिर से आप देख लीजिएगा चैनल पे आकर के, चैनल पे जाकर के आप एक बार देख लीजिएगा कि हिंदी की क्लासेस का शेड्यूल कब लगा पड़ा है। शेड्यूल क्लासेस की लग जाती है, कोई एक क्लास आप देख लीजिएगा, आपको डेली का शेड्यूल आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी जीएस मैथ तो आप देख रहे हैं कि मैथ 3 से 4 चल रहा है, 4 से 5 रीजनिंग चल रही है, और 5:15 से मैं चल रहा हूँ जीएस का मैराथन लेकर के। कुलदीप गौर गुड इवनिंग है, शैलेंद्र किए तो हैं सर? हाँ तो नोटिफिकेशन आपको जाएगा। सोनी कौशल कह रही सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सारी टॉपिक क्लियर होती जा रही, थैंक यू। आप सभी बच्चों का थैंक यू है, आप सभी बच्चों का थैंक यू, सभी का वेलकम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी और शुजाउद्दौला के साथ हुई थी, ठीक ना? अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और एक चीज पहले देख लो, इलाहाबाद की संधि अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद लेकर के मुगल बादशाह के हाथों में सौंप दिया गया। इसी के साथ बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी गई, और 20 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर के मुगल बादशाहों को वार्षिक पेंशन दिए जाने की घोषणा कर दी गई थी। और दूसरी बात आगे हम लोग देखेंगे, जो दूसरी वाली संधि हुई थी इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी, वो शुजाउद्दौला से हुई थी। इनसे बनारस का क्षेत्र और गाजीपुर, ये दोनों लेकर के ये क्षेत्र अंग्रेजों के संरक्षण में बलवंत सिंह को दे दिया गया था। और चुनार का दुर्ग और सिलाहट का एरिया, यहाँ पर अंग्रेजों ने कारखानों में आधा हिस्सा ले लिया था। ठीक है, बस इतनी बातें, मोटी मोटी बातें हम लोग याद रखेंगे। बहुत ज्यादा अगर मैं पढ़ा दूंगा यहाँ पे तो वन लाइनर चीजें हैं, आपसे स्किप हो जाएंगी, वन लाइनर चीजें हैं आपसे स्किप हो जाएंगी, इसलिए मैं उन्हीं प्रमुख पहलुओं पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, उन्हीं प्रमुख पहलुओं पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जिसकी जरूरत आपको खूब तगड़े तरीके से है, जिसकी जरूरत आपको खूब अच्छे तरीके से है। बस उसी की हम लोग चर्चा केवल करते जा रहे हैं, उसी की हम लोग चर्चा केवल करते जा रहे हैं। देखिए पीडीएफ मैं आपको इसीलिए नहीं दे पा रहा हूं कि इसमें थोड़ी सी टाइपिंग बहुत ही मिस्टेक है, इसमें टाइपिंग में बहुत ही ज़्यादा गलतियां हैं, इसलिए मैं आपको पीडीएफ नहीं दे रहा हूं, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक है, इसलिए टाइपिंग में गलती होने के कारण मैं आपको पीडीएफ नहीं दे रहा हूं। हाँ शाब्दिक त्रुटियां हैं, बाकी कुछ एक जगह ऐसा नहीं कि सारी चीजें गलत है। जहां मुझे डाउट लग रहा है उस चीज पर मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं आपसे, जहां चीजें मुझे डाउट लग रही हैं वहां मैं आपसे डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं।
जहां मुझे लग रहा कि चीजें गलत है वहां पे मैं आपसे डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं। आइए इसके बाद हम लोग शुरुआत कर लेते हैं मैराथन के सेशन में। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके बाद एक अलग टॉपिक आएगी जिसे आप 1857 का विद्रोह कहते हैं, जिसे आप 1857 का विद्रोह कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1857 का विद्रोह, इसकी शुरुआत करते हैं। ये 1857 का विद्रोह क्या कैसे होता है, ये देख करके आप परेशान ना होइएगा, ये देख करके आप परेशान ना होइएगा। हम लोग बात करेंगे 1857 के विद्रोह की। तो 1857 के विद्रोह को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आप अगर समझेंगे, हालांकि 1857 के विद्रोह पर एक बहुत गजब का वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है। 1857 से जुड़ा हुआ इसमें 2 वीडियो आपको मिल जाएगा। लगभग 2.5 घंटे की क्लास लिया हूं मैं, लगभग 2.5 घंटे की क्लास लिया हूं मैं 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ। 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ लगभग 2.5 घंटे की क्लास लिया हूं मैं। तो 1857 का विद्रोह अगर आप देखना चाहें, 1857 की अगर आप क्रांति देखना चाहें तो उसको मैं इसी चैनल पे पढ़ाया हूँ। 2.5 घंटे का वीडियो है पूरा, लेकिन अभी हम 2.5 घंटे का वीडियो नहीं लेंगे। अभी हम इसके कुछ प्रमुख पहलुओं पर चर्चा कर लेंगे, केवल कि 57 के विद्रोह से जुड़ा हुआ वो कौन सा प्रमुख पहलू होगा जिसे आपको याद रखना आवश्यक है, जिसे आपको याद रखना ही चाहिए। 1857 से जुड़ा हुआ कोई ऐसा महत्वपूर्ण पहलू जिसको आपको याद रखना ही चाहिए, जिसको आपको याद रखना ही चाहिए, उस पर हम केवल चर्चा करेंगे। ठीक है, केवल 1857 के विद्रोह पे हम वहां पे चर्चा करेंगे जिसकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह को समझने के लिए हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा अगर बताने का प्रयास करें कि 1857 का जो विद्रोह हुआ है, इस विद्रोह को लेकर के एक लंबा लेक्चर मैंने आपको जैसा बताया कि हमने पढ़ाया हुआ है, लेकिन विद्रोह के समय कौन क्या था इस बात को ध्यान देना है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ, 1857 का विद्रोह, तो 1857 के विद्रोह के समय कौन पे कौन क्या है, तो भारत में एक शायर हुआ करते थे उस समय। भारत में एक शायर थे जिनका नाम था मिर्जा गालिब। बताएं आप लोग, मिर्जा गालिब नाम सुना है कभी? मिर्जा गालिब का नाम आप सभी ने कभी सुना है? तो भारत में एक शायर जिंदा थे जिनका नाम था मिर्जा गालिब। भारत में एक शायर जिंदा थे जिनका नाम था मिर्जा गालिब। भारत में एक शायर जिंदा थे जिनका नाम था मिर्जा गालिब। भारत में एक शायर जिंदा थे जिनका नाम था मिर्जा गालिब। और मिर्जा गालिब को लेकर के प्रश्न पूछा गया है एक बार मिर्जा गालिब को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। चलिए, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। और जो भारत में मुगल बादशाह थे, भारत में जो मुगल बादशाह थे
वो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, और जफर इनकी उपाधि थी। जफर इनकी उपाधि थी। जफर इनकी उपाधि थी। और एक चीज आप ध्यान देंगे कि 57 के विद्रोह के समय जो प्रतीक चिन्ह था, जो प्रतीक चिन्ह था 57 के समय जो प्रतीक चिन्ह था वो लाल कमल और रोटी था। लाल कमल और रोटी, लाल कमल और लाल कमल और रोटी था। ठीक है। अच्छा, इसका जो प्रसार है 57 के विद्रोह का जो प्रसार है, 57 के विद्रोह का जो प्रसार है ये बड़े पैमाने पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हो नहीं पाया था। इसका एक बड़ा कारण ये है कि संचार का माध्यम भारतीयों के पास अत्यंत कम था। संचार का माध्यम भारतीयों के पास बहुत ही कम था। तो इसके कारण, लेकिन ये ऐसी मान्यता है कि जो चौकीदार हुआ करते थे गांव-गांव में, गांव-गांव के जो चौकीदार हुआ करते थे, वो एक गांव से एक चौकीदार दूसरे गांव में जाता था तो यहाँ से रोटी और कमल प्रतीक के रूप में ले जाता था और ये सूचना दूसरे गांव तक पहुंचती थी। इसलिए यह जो विद्रोह 57 का है, 57 का विद्रोह, ये बड़े पैमाने पर उत्तर भारत के क्षेत्रों में इसका प्रवाह हो सका था। अब इसके कारण को लेकर के पूछा जाता है कि 57 के विद्रोह के कारण क्या थे। तो कारण तो इसके बहुत थे, लेकिन जो इसका जैसे धार्मिक कारण था, सामाजिक कारण था, राजनीतिक कारण था, इसका जो सबसे जबरदस्त कारण था वो कारण था तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण। अब तात्कालिक कारण क्या हो सकता है? तात्कालिक कारण इसका था चर्बी युक्त कारतूस। तात्कालिक कारण इसका क्या था? चर्बी युक्त कारतूस। चर्बी युक्त कारतूस। इस चर्बी युक्त कारतूस को एक घटना हुई थी 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में एक घटना घटी कि अंग्रेजों ने अब तक जिस गन का इन्होंने प्रयोग किया था वो गन थी ब्राउस बैन। अंग्रेजों के द्वारा जो गन यूज किया जा रहा था वो ब्राउस बैन गन थी। लेकिन 1856 में ये नियम आ गया कि ब्राउस बैन गन के स्थान पर अब लोग इनफील्ड राइफल का प्रयोग करेंगे। इनफील्ड राइफल, इनफील्ड राइफल नामक जो नई गन आई थी इसका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इस गन में जो कारतूस लगता था, इस गन में जो कारतूस लगता था, ऐसी अफवाह फैल गई कि उसमें सुअर और गाय की चर्बी मिक्स हुआ करती थी। सुअर और गाय की दोनों की चर्बी मिक्स रहा करती थी। इस कारण जब कभी इसमें, अच्छा, जब गाय और सुअर दोनों की चर्बी मिक्स होगी तो इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट होगा, दोनों का धर्म इसमें बेकार होगा, दोनों अपने धर्म से गद्दारी करेंगे, ऐसी मान्यता थी। तो बड़े पैमाने पर इसका विद्रोह होना शुरू हो गया। 1857 के विद्रोह का एक जो सबसे बड़ा कारण आप मान सकते हैं, वो सबसे बड़ा कारण यही है, वो सबसे बड़ा कारण यही है। और इसी को लेकर के 26 जनवरी 1857 में जो सबसे पहली घटना, कुछ घटनाएं आपको मैं बता दूं, आपको कुछ एक घटनाएं याद रखनी है, आपको 2-3 घटनाएं याद रखनी की 57 के विद्रोह को लेकर के। तो सबसे पहली घटना इसकी होती है 26 जनवरी 1857 को। पहली घटना इसकी होती है 26 जनवरी 1857 को, और ये घटना होती है बहराम से। ये घटना होती है बहराम से, ठीक है। और दूसरी इसकी घटना आपको याद रखनी है जो होती है फरवरी में, ठीक है, जो होती है फरवरी में। लेकिन जो सबसे जबरदस्त है, अच्छा एक चीज देखेंगे कि एक तो 23 जनवरी की, इसके पहले की घटना 23 जनवरी की है, एक 23 जनवरी की है और एक 26 फरवरी की है। एक 23 जनवरी की है, एक 26 फरवरी की घटना है, और एक घटना है 29 मार्च की। एक घटना है 29 मार्च की।
29 मार्च की, और एक घटना इसमें है जैसे आप 10 मई कहते हैं, एक घटना इसमें 10 मई की है। अब इस चीज को आप समझेंगे कि क्या क्या घटनाएं कैसे कैसे हो रही हैं, इसको आप समझेंगे कि क्या घटनाएं कैसे कैसे हो रही हैं। सबसे पहली बार 23 जनवरी को सैनिकों ने इनकार कर दिया था कारतूस लगे चर्बी, जो चर्बी लगे कारतूस से उसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया। फिर 26 फरवरी को बहराम के सैनिकों ने इनकार कर दिया। लेकिन सबसे जबरदस्त घटना हुई थी 29 मार्च को। 29 मार्च 1856 ईस्वी को हुआ ये कि मंगल पांडे के द्वारा मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर की छावनी में विद्रोह किया गया। मैं मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर की छावनी में विद्रोह किया गया। बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे, और मंगल पांडे ने विद्रोह किया। और मंगल पांडे ने विद्रोह करके अपने अधिकारियों की हत्या कर दी। मंगल पांडे ने विद्रोह करके अपने अधिकारियों की इन्होंने हत्या कर दी, और जैसे इन्होंने अपने अधिकारियों की हत्या की, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल को इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। 10 मई को घटना होती है मेरठ से। 10 मई को घटना घटी कहां पे? मेरठ से, जो सशस्त्र विद्रोह का पहला एग्जाम्पल है। सशस्त्र विद्रोह का पहला एग्जाम्पल है, जो सशस्त्र विद्रोह का पहला एग्जाम्पल है, जो सशस्त्र विद्रोह का पहला एग्जाम्पल है। और जब यहाँ पे, अर्थात जब मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह किया, क्या कर रहे हैं आप बच्चों? देखो, कुछ ऐसे होते हैं विद्यार्थी जिनको इस बात का बड़ा प्राउड होता, बड़ा घमंड होता है ना, कि वो उनको सब कुछ आ रहा है। तो आप लोग उनके कमेंट को सीरियस ना लीजिए। वैसे भी उनके कमेंट को मैं यहां से ब्लॉक करवा दूंगा। ऐसे विद्यार्थी की हमें कतई जरूरत नहीं है जो बहुत स्मार्ट हैं। अगर आप इतने तैयार हैं तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इतने तैयार हैं, आपकी सारी चीजें तैयार हैं, तो आप इस चक्कर में मत रहिए। आपको यहां से ब्लॉक कर दिया जाएगा, ऐसा हमको नहीं कि आपकी जरूरत है। शिवम बाबू, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, ठीक है? बेवजह आप लोग बहस मत करिए। जितनी चीजें बताई जा रही, फोकस यहाँ पे करिए, तो 1857 का जो सबसे जबरदस्त सशस्त्र विद्रोह हुआ था वो मेरठ से हुआ। आपसे पूछा भी गया, कई बार आपसे पूछा गया है कि मेरठ में किस तारीख को विद्रोह हुआ था, तो कब हुआ था? 10 मई को हुआ था। अब जब विद्रोह हो गया तो बड़े पैमाने पर ये लोग मेरठ से पहुंचते हैं दिल्ली, और दिल्ली में जाकर के बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित किया जाता है। बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित किया जाता है, और इस नेता घोषित करने के साथ ही साथ बाद में फिर अंग्रेजों के द्वारा इनका दमन कर दिया जाता है और दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लेकिन फिर भी अब 1857 के विद्रोह का प्रसार कहां कहां होता है, इस चीज को आप समझेंगे। जैसे हम देखें अगर, तो इलाहाबाद में लियाकत अली और फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था? अहमद उल्ला।
अहमद उल्लाह ने नेतृत्व किया था फैजाबाद से, और कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से नेतृत्व किया था, कानपुर या बिठूर कह सकते हैं, कानपुर के विठूर से किसने नेतृत्व किया था? तो यहाँ दो लोग हैं, एक का नाम है नाना साहब और दूसरे व्यक्ति का नाम है तात्या टोपे। ठीक है, दो लोगों ने नेतृत्व किया था कानपुर से। और झांसी से किसने किया था? झांसी से किसने किया था नेतृत्व? झांसी से किसने किया था? तो लक्ष्मीबाई ने किया था। झांसी से 57 के विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था। जगदीशपुर बिहार से किसने किया था? जगदीशपुर बिहार से किसने किया था? तो यहां से किया था जगदीशपुर बिहार से बाबू कुंवर सिंह। यहां से किया था बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह के द्वारा यहां से नेतृत्व किया गया था। बाबू कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। और आगे एक कानपुर, हाँ, लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इन्हीं को महक परी के नाम से जानते हैं। महक परी या बेगम हजरत महल, इनका पुत्र था बिरजिस कादिर, और इसी कादिर को नवाब बनाने के लिए विद्रोह किया गया था। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रों में इसका प्रसार हुआ। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रों में 57 के विद्रोह का प्रसार हुआ, जिसमें एक बात आप याद रखेंगे कि इसका प्रसार उत्तर भारत में हुआ है और इसका प्रसार मध्य भारत में हुआ है, लेकिन दक्षिण भारत पूर्णतः अछूता रहा। इसमें भी एक स्थान है जिसका नाम है मद्रास। ये नाम लेकर के पूछा गया कि दक्षिण का कौन सा स्थान एकदम अछूता रहा, तो दक्षिण में मद्रास एकदम अछूता रहा। दक्षिण में मद्रास एकदम अछूता रहा। एक बार फिर से सभी लोग बोलिए, इलाहाबाद से किसने किया था? लियाकत अली ने। फैजाबाद से अहमद उल्लाह ने। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने। झांसी से लक्ष्मीबाई ने। जगदीशपुर बिहार से किसने किया? बाबू कुंवर सिंह ने। और लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल के द्वारा यहाँ से नेतृत्व किया गया है। और बाद में फिर अंग्रेजों के द्वारा इसका दमन कर दिया गया। अब आइए हम लोग समझते हैं कि कुछ एक जो हमारे गवर्नर जनरल भारत में आते हैं, उन गवर्नर जनरल के माध्यम से क्या क्या सुधार किए गए हैं। कोचिंग कब से चलेगा सर? स्टडी पॉइंट कोचिंग बालक, अब ये तो सरकार निर्धारित करेगी, लगभग अप्रैल तो पूरा बंद ही रहेगा। इसीलिए हम लोगों ने ऑनलाइन प्रोग्राम किया है कि आप ऑनलाइन प्रोग्राम में आइए। ऑनलाइन प्रोग्राम में आपको इसीलिए बुलाया जा रहा है। एक सूचना मैं आपको दे दूं कि मंडे से सुबह 9 से 10:30 बजे तक जीएस का प्रैक्टिस बैच चलता है। जीएस का प्रैक्टिस बैच है, और इस प्रैक्टिस बैच में जीएस के सभी पार्ट से, चाहे वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, करंट अफेयर्स हो या यूपी स्पेशल हो, इन तमाम चीज़ों से प्रश्न बनाए जाते हैं। और ये पेड बैच है, जिसमें बहुत पहले से ही बच्चे पढ़ रहे हैं। जिनको लगता है कि जिनकी तैयारी ठीक ठाक है या तैयारी नहीं भी है, वो बच्चे भी इस जीएस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मामूली फीस है। अभी तो 99 रुपया लिया जा रहा है। केवल 99 रुपए में आपको ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस बैच दिया जा रहा, मंथली के तौर पर है, महीने का 99 रुपया में। ठीक है,
एक महीने में 99 रुपया अगर आप पे करते हैं तो आपको जीएस प्रैक्टिस बैच मिलेगी। और इस जीएस प्रैक्टिस में हम लोग प्रयास करते हैं कि टॉपिक को कवर करने का, अर्थात कि जीएस प्रैक्टिस को ही अगर आप केवल कर ले रहे हैं तो इंडिविजुअल जीएस पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस टॉपिक को हम पढ़ाते हैं उस टॉपिक को पूरी बेहतर तरीके से उसका पोस्टमार्टम हो जाता, मतलब वो टॉपिक ही आपको पढ़ा दी जाती है। तो इस तरह से एक एक दो दो टॉपिक, तीन तीन टॉपिक एक दिन में कवर किया जाता है। तो ऐसे करके 4 से 6 महीने में आप पूरे के पूरे जीएस को ओवरऑल कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो के तौर पर क्लासेस हमारे ऐप पर उपलब्ध है, डेमो के तौर पर क्लासेस ऐप पर उपलब्ध है। आप बीट एग्जाम्स ऐप आप डाउनलोड करेंगे और इस ऐप पर हमारे डेमो क्लासेस उपलब्ध है। इस ऐप पर हमारे डेमो क्लासेस उपलब्ध है। आप डेमो क्लासेस के माध्यम से जीएस प्रैक्टिस का बैच देख सकते हैं, जीएस प्रैक्टिस का बैच दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का एनरोलमेंट हो चुका है, बहुत सारे बच्चों का एनरोलमेंट इसमें हो चुका है। आइए कुछ गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग चर्चा करें अगर, तो कुछ प्रमुख गवर्नर जनरल के बारे में ही हम लोग समझ सकते हैं। कुछ प्रमुख गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग समझें अगर, कुछ एक पॉइंटर है और कुछ एक पॉइंटर के तौर पर देखेंगे हम लोग। जैसे वारेन हेस्टिंग्स के समय क्या क्या हुआ था, इस बात को ध्यान से समझेंगे। राजस्व बोर्ड की स्थापना हुई थी, भूमि सुधार आया था, न्यायिक आयोग हुआ था। ठीक है, किन किन बातों को पढ़ना है इस चीज को आपको इसमें समझ लेना है। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई थी। यहाँ पे देखेंगे 1772 में राजस्व बोर्ड की स्थापना, ठीक है, राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई थी। और 1772 में ही इसने बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था, जिसे आप लोग स्थायी बंदोबस्त कह सकते हैं। इसने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। और 1773 के एक्ट के तहत एक बात आपको बहुत जरूरी याद रखनी है, 1773 के एक्ट के तहत 1774 के एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में कोर्ट की स्थापना की गई थी जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे और अन्य न्यायाधीशों में चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा, मैं बोल सही रहा हूं, लिखा भले कुछ गलत होगा, बोल जो रहा हूं वो सही बोल रहा हूं। ठीक है, बोल जो रहा हूं वो सही बोल रहा हूं, लिखा चीजें भले से गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन आप इस चीज को समझेंगे कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, अब 1773 में क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसके आधार पर 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे थे। अन्य न्यायाधीश में चैम्बर्स, इसका नाम है चैम्बर्स और दूसरा व्यक्ति है लिमेस्टर और तीसरा व्यक्ति है हाइड। ठीक है, आगे देखेंगे कि 1778 में एक फैजाबाद की संधि हुई थी जिसमें अवध की बेगमों की संपत्ति को हड़प लिया गया था। अवध की बेगमों की संपत्ति को हड़प लिया गया था। इसी के समय नंद कुमार पर भी अभियोग होता है। एक चीज आप देखेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स एक ऐसा गवर्नर जनरल था जो इंग्लैंड गया तो वहां पर इसके ऊपर मुकदमा चलाया गया, महाभियोग चलाया गया। ये इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपसे पूछा जाता है कि वो व्यक्ति जो इंग्लैंड, वह भारत का गवर्नर जनरल जिसको इंग्लैंड में जिसके ऊपर क्या चलाया गया था, महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, तो महाभियोग चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पर। और दूसरी बात याद रखना है कि भारत में न्यायिक जन्मदाता माना जाता है, न्याय का जन्मदाता माना जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। भारत में न्याय का जन्मदाता माना जाता है वारेन हेस्टिंग्स को।
आगे देखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स को भारत में न्याय का जन्मदाता माना जाता है। अब कार्नवालिस के समय क्या देखेंगे, कार्नवालिस के समय एक बात ये देखेंगे कि इसी के समय सबसे पहले 1789 में दास प्रथा को रोका गया था। दास प्रथा पर रोक लगाई गई थी और एक पॉइंट, दास प्रथा को रोका गया था किसके समय, कार्नवालिस के समय। और सिविल सेवा के संदर्भ में लॉर्ड कार्नवालिस सिविल सेवा का जनक माना जाता है, ये बात इंपॉर्टेंट समझना। 1853 में पहली बार खुली प्रतियोगिता हुई थी आईसीएस की परीक्षा, ठीक है, जिसमें सत्येंद्रनाथ टैगोर, भारत के पहले आईसीएस है ना, आईसीएस परीक्षा को पास करने वाले पहले भारतीय कौन है, सत्येंद्रनाथ टैगोर हैं, सत्येंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, हाँ एक चीज है कि कार्नवालिस के समय ही पुलिस सेवा की शुरुआत होती है, तो भारत में पुलिस सेवा का जनक कार्नवालिस को माना जाता है। भारत में पुलिस सेवा का जनक कार्नवालिस को माना जाता है, पुलिस सेवा का जनक कार्नवालिस को माना जाता है। 1793 ईस्वी में कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। कार्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। और इसका जो कार्नवालिस का समाधि स्थल है वो गाजीपुर में है, ये बात इंपॉर्टेंट है। भारत के गाजीपुर में इसका मकबरा बना हुआ है या इसकी समाधि बनी हुई है, समाधि इसकी बनी हुई है गाजीपुर में। आगे देखेंगे, एक गवर्नर जनरल है सर जॉन शोर। तो सर जॉन शोर के बारे में आप इतना बस जानिए कि इसने भारत में मराठों के प्रति अहस्तक्षेप की नीति लागू की थी। और लॉर्ड वेलेस्ली के समय सहायक संधि की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली के समय सहायक संधि की शुरुआत हुई थी। और सहायक संधि वेलेस्ली कई बार आपको याद मैं करवाया हूं, वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि की शुरुआत हुई थी। तो हैदराबाद को 1798 में, मैसूर को 1799 में, तंजौर को 1799 में और अवध को 1800 ईस्वी में, और इधर सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया को 1804 में सहायक संधि के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्य में इनके साम्राज्य का विलय कर लिया जाता है, इनके साम्राज्य का विलय कर लिया जाता है। अब आगे देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। आगे हाँ, हेस्टिंग्स के समय पिंडारियों का दमन हुआ था, जिस पर एक मूवी आई है सलमान खान की। पिंडारियों के दमन पर एक मूवी आई सलमान खान की, फिल्म का नाम था वीर। आप चाहे तो देख सकते हैं, सलमान खान की एक मूवी थी जो पिंडारियों के दमन से संबंधित है। पिंडारियों का नेता था सलमान खान और उसी पर यह फिल्माया गया है, ठीक है, फिल्म उसी पर फिल्माया गया है। कई बार आपसे पूछा गया, जैसे देखेंगे कि लॉर्ड विलियम वेटिंग के समय सती प्रथा का अंत होता है, ठगी प्रथा का अंत होता है, सरकारी नौकरियों में भेदभाव का अंत हो जाता है, अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बना दिया जाता है और देशी रियासतों के प्रति नीति अपनाई गई थी, ठीक है। अब इसी पॉइंट के तहत हमको इस पे चर्चा करनी है, कुछ एक बातों को समझ लेते हैं। जैसे आपसे बस इतना आपको जानना है, जैसे अगर पूछ ले कि सती प्रथा का अंत किसके समय हुआ, 1829 में, आगे मैं बता ही चुका हूं कई बार, ठीक है। तो 1829 में सती प्रथा का अंत हो गया था, 1829 में सती प्रथा का अंत हो गया था। ऑकलैंड के समय, जनरल ऑकलैंड के समय एक बात आप याद रखेंगे कि दास प्रथा का अंतिम रूप से अंत हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय, ठीक है। और इसी के समय नरबली प्रथा को भी समाप्त किया गया था। और जनरल ऑकलैंड के समय एक बात आप याद रखेंगे कि जनरल ऑकलैंड ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत में जो जीटी रोड है, ग्रांट ट्रैंक रोड, जिसे पहले शेरशाह सूरी रोड के नाम से जानते थे, उसी का नाम बदल करके इसने जीटी रोड रख दिया था। किसके समय, ऑकलैंड के समय, लॉर्ड ऑकलैंड के समय की घटना है कि शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदल करके शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदल करके जीटी रोड रख दिया गया था। अब डलहौजी के समय की प्रमुख बातों को समझेंगे। डलहौजी के समय एक सबसे जबरदस्त जो काम उसका हुआ था, हड़प नीति।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, या इसी को व्यपगत सिद्धांत कहते हैं। व्यपगत सिद्धांत, इसी को व्यपगत सिद्धांत कहते हैं। जैसे इसने सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, इन तमाम क्षेत्रों को हड़प नीति के तहत अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। तो सतारा को 1848 में, जैतपुर को 1849 में, संभल को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर राजस्थान को 1852 में, झांसी को 1853-54 में, नागपुर को 1854 में, अवध को 1856 में इसने अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। इस पे बताया था कि अवध के बारे में बार बार पूछा गया है, कुशासन का आरोप लगाया था। कुशासन का आरोप लगा करके, कुशासन का आरोप लगा करके अवध को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाता है। कुशासन के आरोप में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़े। डलहौजी के समय ही कलकत्ता से आगरा तक विद्युत तार बिछाई गई। कलकत्ता से आगरा तक विद्युत तार बिछाई गई डलहौजी के समय ही। आगे बढ़ते लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग के समय कुछ बातें देख लीजिए। जैसे 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था, ठीक है, और 1857 में ही कलकत्ता, बंबई, मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो लंदन के विश्वविद्यालय के तर्ज पर था। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर था। और लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया, जिसमें नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, जिसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा इसमें बहुत जबरदस्त भूमिका निभाई गई थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़े। लॉर्ड मेयो के समय देखते हैं क्या होता है। भारत में जो पहली बार जनगणना शुरुआत हुई थी 1872 में, जनगणना का प्रारंभ होता है किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय। जनगणना का प्रारंभ हुआ लॉर्ड मेयो के समय, और इसी के समय 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की गई। इसी के समय 1872 में कृषि विभाग की स्थापना हुई थी, और 1872 में पंजाब में कूका विद्रोह हुआ था। ठीक है, और लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की गई थी। इसकी हत्या अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में डाकुओं के द्वारा की गई थी। यह बात इंपॉर्टेंट है। यह बात कई बार पूछी गई कि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किस व्यक्ति का आगे बढ़े, आगे बढ़े। थोड़ा सा मैं स्पीड में हूं बच्चों, इसलिए आपको पता है कि मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं, वो आपके लिए, सिर्फ आपके प्यार के लिए। ये आप सभी बच्चे, कल कुछ बच्चों तो स्पेशली फोन भी किए, कुछ मैसेज भी किए, कुछ टेलीग्राम से जुड़े, फेसबुक से, व्हाट्सएप से जुड़े हैं बच्चे। बहुत सारे बच्चे फोन किए, मैसेज किए कि सर क्लास लीजिए, तो इसलिए मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्पीड इसलिए है, और आपके प्रश्न को मैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ कि मैं जल्दी से आज समाप्त कर देना चाह रहा हूँ इसको। ठीक है, आगे बढ़िए। चीजें रिवाइज हो जाती है। देखिए, मैं हमेशा जुड़ा रहूंगा, यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी। एकदम बेफिक्र होकर के आप जुड़िए चैनल से, बेफिक्र होकर के चैनल को अपने मित्रों तक पहुंचाइए, दूर दूर तक पहुंचाइए। ये बार बार चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मेरा दावा है कि जब तक मैं इस चैनल पर हूं, जब तक क्या मतलब, मैं तो हूं ही पूरा, मैं पूरा का पूरा चैनल पे हूं, और आपके जीएस के जितने भी प्रश्न हैं, जीएस का जितना आपका टॉपिक है, करंट अफेयर्स का, सब को सब मैं कवर करवाऊंगा। बस थोड़ा सा समय चाहिए, 2-4 दिन में चीजें बहुत पंक्चुअल हो जाएंगी। 2-4 दिन में चीजें बहुत ही पंक्चुअल हो जाएंगी, और पूरी ईमानदारी से हम लोग काम करना शुरू करेंगे। आगे आए नॉर्थ क्रूक के समय, लॉर्ड लिटन के समय। एक चीज देखेंगे कि इसी के समय अकाल आयोग आया था, रिचर्ड स्टैची। ये अकाल आयोग है, ये अकाल आयोग है जो लॉर्ड लिटन के समय आया था। ठीक है, और इसी के समय दिल्ली दरबार और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिसने भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता पर आघात कर दिया था।
अगला देखेंगे लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन के बारे में अब देखो, एक बात है कि अभी तक हमने पढ़ा था लॉर्ड मेयो को, ठीक है, हमने देखा था लॉर्ड मेयो को कब, 1872 में। 1872 में पहली बार जनगणना होती है, लेकिन जनगणना जो प्रत्येक 10 वर्ष पर होना शुरू हुई, तो प्रत्येक 10 वर्ष पर कंटिन्यू हो गई थी लॉर्ड रिपन के जमाने से। इस बात को आप ध्यान देंगे, लॉर्ड रिपन के जमाने से, लॉर्ड रिपन के जमाने से ये चीजें कंटिन्यू हो गई थी। तो पूछा जाता है कि जनगणना का प्रारंभ किसके समय हुआ और वो कंटिन्यू किसके समय हुआ। तो प्रारंभ होता है लॉर्ड मेयो के समय और कंटिन्यू होता है लॉर्ड रिपन के समय। इस बात को ध्यान देंगे। लॉर्ड कर्जन को देख लीजिए। लॉर्ड कर्जन को लेकर के, लॉर्ड कर्जन के जमाने में जैसे 1899 1900 में भारत में एक अकाल पड़ा था और इसने अकाल आयोग का एक गठन किया था। अकाल आयोग का गठन किया था जिसके अध्यक्ष एंटोनी मैकडोनाल्ड थे, जिसके अध्यक्ष एंटोनी मैकडोनाल्ड थे, ठीक है। इसी के समय एक सिंचाई आयोग की भी स्थापना की गई थी। सिंचाई आयोग की स्थापना की गई थी 1901 में। 1902 में पुलिस विभाग की स्थापना की गई थी। जो बच्चे सिपाही दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बात है, ठीक है। पुलिस विभाग के लिए फ्रेजर आयोग की स्थापना किया गया था। इसके समय का जो सबसे जबरदस्त पॉइंट ये है कि लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन के समय 1857 का विद्रोह, 1905 का बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 का बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड मिंटो के समय देखेंगे। लॉर्ड मिंटो जिस समय भारत में थे उसी के समय 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया। 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। 1907 में कांग्रेस नरम और दरम दल में बट गई थी। कहां पे? सूरत अधिवेशन में। गरम और नरम दल में बटी थी। नरम दल और गरम दल में पूछा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, तो सूरत अधिवेशन में हुआ था। सूरत अधिवेशन में हुआ था। फिर पूछेगा कि कब हुआ था, तो 1907 में हुआ है। आगे देखेंगे कि मुस्लिम लीग का गठन ढाका में हुआ था, जिसके पहले अध्यक्ष सलीमुल्लाह खान थे, ठीक है, सलीमुल्लाह खान थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 में, और इसी समय कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। कलकत्ता से दिल्ली बनाया, पहले राजधानी भारत की कलकत्ता थी, बाद में उसको दिल्ली ले आया गया। किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग के समय, ठीक है। तो 1912 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया गया, चीज को याद रखना है। और इसी समय 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल का पुरस्कार दिया गया था। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था टैगोर साहब को। अब देखेंगे चेम्सफोर्ड के समय क्या क्या काम हुआ है। चेम्सफोर्ड के समय 1916 में डीके कर्वे ने पूना में एक महिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया। पूछा जाता, कई बार आपसे पूछा गया है कि पुणे में या पूना में महिला विश्वविद्यालय किसने, तो डीके कर्वे के द्वारा स्थापित किया गया। उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया। 1919 में इसी के समय रौलट एक्ट भारत आता है। इसी के समय 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। इसी के समय असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई चेम्सफोर्ड के समय। आगे बढ़े, लॉर्ड रीडिंग के समय प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था। भारत आगमन हुआ था। आगे देखेंगे इरविन के समय क्या क्या हुआ है। लॉर्ड इरविन के समय साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन 1927 में गठन हुआ। 28 में भारत आता है इरविन कमीशन।
ठीक है, जिसका भारत में बड़े पैमाने पर विरोध किया जाता है, भारत में बड़े पैमाने पर विरोध किया जाता है। 1931 में गांधी और इरविन का समझौता हुआ था, ये बात इंपॉर्टेंट है। 1931 में गांधी और इरविन का समझौता हुआ था, जिसे भारत में गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। अगला है लॉर्ड लिनलिथगो, और इसके समय 36-37 में भारत में प्रांतीय चुनाव हुआ था, इस चीज को याद रखना, भारत में प्रांतीय चुनाव हुआ था, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। 38 में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। अब बेबेल के समय एक चीज है कि शिमला सम्मेलन हुआ है, बेबल के समय शिमला सम्मेलन हुआ है, इस बात को याद रखेंगे, शिमला सम्मेलन हुआ, इस चीज को आप याद रखेंगे। 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ, इस चीज को आप याद रखेंगे, शिमला सम्मेलन हुआ है। आगे देखेंगे 1947-48 में लॉर्ड माउंटबेटन को 3 जून 1947 को माउंटबेटन को भारत विभाजन करने के लिए भेजा गया, जिसको जून योजना के नाम से जानते हैं, जून योजना के नाम से जानते हैं। 2 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली द्वारा संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया। 1947 में सीमा आयोग का गठन किया गया, एक बंगाल विभाजन के लिए और एक पंजाब में, जिसमें आप देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया रेड क्लिफ सीमा के माध्यम से, रेड क्लिफ सीमा के माध्यम से। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। इस तरह से 2 स्वायत्त राज्यों का उदय हो गया 1947 में, और भारत देश आजाद हो गया। 1947 में 2 स्वतंत्र राज्यों का उद्भव हुआ और भारत आजाद हो गया था। चलिए ठीक है, जितना मैराथन में कवर करना था हमने मैराथन में कवर कर लिया है। मंडे से आपका जीएस प्रैक्टिस का बैच कंटिन्यू है, जो पहले चल रहा था, बीच में छुट्टी के कारण ब्रेक हो चुका था, तो मंडे से कंटिन्यू हो रहा है, उसको आप सभी ज्वाइन करेंगे, ठीक है, उसको आप सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही कम फीस में लिया जा रहा है और बहुत ही जल्दी इंडिविजुअल जीएस का बेहतर बैच लॉन्च किया जाएगा। तब तक आप लोग अपना खूब ख्याल रखिए, मस्त रहिए, मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी ही। कल मंडे से तो स्पेशल क्लास तो संडे को भी रहेगी, क्लासेस हमारी कंटिन्यूअस चल रही हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है, मस्त रहिए, एकदम खुश रहिए। सभी को जय हिंद, सभी बच्चों को जय हिंद है। मिलते हैं फिर से हम लोग, ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर से। एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत प्रमुख चीजों को ही हमने इसमें कवर किया है, बहुत ही प्रमुख चीजों को कवर किया, बाकी इंडिविजुअल हिस्ट्री और जीएस की क्लासेस चलती रहेंगी आपकी। ओके, थैंक यू सभी बच्चों को, गुड नाइट, सभी बच्चों को गुड नाइट, जय हिंद।